Now we start a new topic, satellites. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. What is satellite? ये कोई हेवनली बॉडी है और किसी हैप्पी हेवनली बॉडी के अराउंड जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी रिवॉल्व करता है, सपोज दैट ये एक हैप्पी हेवनली बॉडी है और इसके अराउंड एक अदर ऑब्जेक्ट, एक अदर हेवनली बॉडी रिवॉल्व कर रहा है. सो दिस इज नोन एज सैटेलाइट ऑफ दिस. अगर ये प्लैनेट है तो इस प्लैनेट का ये सैटेलाइट कहलाएगा. ठीक है. जैसे अर्थ की अगर जो बात करें, सपोज दैट इट इज अर्थ. अर्थ के अराउंड मून, और ये सोचो मून है, मून रिवॉल्व करता है. सो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ. क्लियर है. तो ऐसा सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, और भी जितने प्लैनेट हैं सबके अराउंड कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसे हम सैटेलाइट बोलेंगे. जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो अर्थ का सैटेलाइट हो गया. ठीक है. ओके. ऐसा बोल सकते हैं कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ये हमने नहीं बनाए हैं, ये नेचर में है ऑलरेडी, तो ये नेचुरल सैटेलाइट का है. तो सैटेलाइट भी कुछ नेचुरल होंगे, कुछ आर्टिफिशियल होंगे. आर्टिफिशियल जो मैनमेड है, जो हम लोग ने अपने यूज के लिए अपनी तरीका से इसे बनाए हैं, उसे बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. कुछ सैटेलाइट हैं जो हमारे यूज के लिए हैं, वो भी इसी के तरह अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी सैटेलाइट कहलाता है. ठीक है. तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. इसमें कुछ चीजें जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं. मैं अर्थ बोला हूं तो इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ. मैं आर से लिखता हूं, आर ई लिख दूं, ई फॉर अर्थ. आर इज द रेडियस ऑफ, आर ई स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ अर्थ. लिख भी देता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ. क्लियर. हाँ. और जो इसका मास है मैं ऐसे लिखता हूं, एम ई, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ. ठीक है. ओके. अब इसके सेंटर से, जो सैटेलाइट है उसके सेंटर का जो डिस्टेंस, अगर मैं ऐसा लिखूं कि अर्थ के सरफेस से कोई h हाइट पर ये सैटेलाइट है, ये h, दिस इज h. सो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का जो सेंटर है उनका डिस्टेंस क्या होगा, तो वो हम लोग लिखेंगे. चलो कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा. इट इज नोन एज स्मॉल आर. ये हो गया आर ई प्लस में एच. और ये जो स्मॉल आर है ना, यहाँ से यहाँ तक, अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस, इट इज नोन एज ऑर्बिटल रेडियस. क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल रेडियस. ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा? ये ऐसे ही बोल सकते, ये है ऑर्बिटल रेडियस आर. और यार कुछ और नहीं है, क्या है? आर ई प्लस में एच, सेम थिंग्स, ऑर्बिटल रेडियस. ठीक है. तो जिस भी प्लैनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है वो सैटेलाइट कहलाएगा, उस प्लैनेट का सैटेलाइट कहलाएगा. और प्लैनेट के सेंटर से जो सैटेलाइट है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस ऑर्बिटल रेडियस कहलाता है. क्या कहलाता है? ऑर्बिटल रेडियस. हाँ. और इसका मास
मैं जनरल केस ले रहा हूँ, ये कोई भी है, मून है, ठीक है, और अदर भी हो उसके लिए भी काम आएगा। जनरल केस स्मॉल है, मास ऑफ दिस, मास है ना, mkg है ना इसका मास। जिस पाथ पे ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, दिस पाथ इज नोन एज ऑर्बिट, इसे बोलेंगे ऑर्बिट। देखिए वर्ड बड़ा आसान आसान है। जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट या जो भी हेवनली बॉडी है, नोन एज ऑर्बिट। और जो इसका रेडियस है ऑर्बिटल पाथ का, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, इट हैविंग सम वेलोसिटी, और जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। वी ऑर्बिटल, ये कल आएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। क्या क्या चीज हमने सीखे? वन थिंग्स, ऑर्बिटल रेडियस, बिल्कुल क्लियर हो ये क्या होता है ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। ये है रेडियस ऑफ अर्थ और यहाँ से ये h हाइट था, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा ऑर्बिटल रेडियस। और जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, जिस वेलोसिटी से पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर ये रिवॉल्व क्यों कर रहा है, ठीक है। आंसर है कि ये रिवॉल्व करने का जो रीजन है यहाँ पे, है ना, और जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर बोले ये सर ये आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रीजन टू रिवॉल्व अराउंड दिस बॉडी, क्योंकि सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, तो सारे के थोड़े एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट इसमें स्पेशल क्या है, सुनिए। पहले तो बात है कि इसकी वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी की बात करेंगे मींस इसमें एक्सेलरेशन है। और मैं ऐसे आपको बताऊं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है मींस इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए देयर इज ए नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है क्या, तो आंसर है यस लग रहा है। कौन लगा रहा है? तो अगर मैं अर्थ के यहाँ बात कर रहा हूँ तो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction gravitational force of attraction play a role of centripetal force, centripetal force, ठीक है। और अगर m मास का ऑब्जेक्ट v स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, तो देयर इज ए नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, mv स्क्वायर बाय r। अगर इतना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मींस यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मास ऑफ सैटेलाइट
स्पीड ऑफ सैटेलाइट और ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट, इसमें जो मैं चीजें लिखा हूँ वो mv²/r के बराबर है। तो ये जो सैटेलाइट है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सफिशिएंट नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो ये इस तरह से सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं करेगा। समझने वाली बात ये है, ठीक है। यानी कि एक गिवन स्पेसिफिक स्पीड से ही ये रिवॉल्व कर सकता है एक गिवन रेडियस। मींस अब ऐसे समझना कि एक हेवनली बॉडी है, एक हैवी बॉडी सोचो अर्थ है, अर्थ से r डिस्टेंस है, अगर m मास के सैटेलाइट को भी स्पीड दे दिया जाए, ठीक है, तो देयर इज अ नीड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर इस गिवन डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बराबर हो जाए तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। नहीं समझ आई? आई एम रिपीटिंग। देखो, एक गिवन डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फिक्स होगी। जैसे मैंने r डिस्टेंस रखा है, इसका मास गिवन है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लाइक दिस। और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। चलो डायरेक्शन तो मैच कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड r डिस्टेंस पे mv²/r के बराबर हो जाता है, मीन्स आप इतनी वेलोसिटी दे दो, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको भी इतना मेंटेन करो r डिस्टेंस पे कि इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स आए, सोचो 10 न्यूटन इसको सोल्व करके आता है, तो वही 10 न्यूटन इनके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उस सिचुएशन में वो सैटेलाइट इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ लोग समझ सर गिर क्यों नहीं जाएगा? नहीं गिरेगा। फोर्स क्या क्या काम कर सकता है, तो एक लाइन में बोले तो सर ऐसा लेसन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कैसा, और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें तो बोल सकते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, तो डायरेक्शन चेंज कर सकता है ना। रेस्ट है तो उसको मोशन में ला सकता है, और मोशन में तो उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज कराने के काम, मीन्स जो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ खर्च हो रही है, तो हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज। देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा था, यहाँ है तो डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ है तो डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो डायरेक्शन चेंज कराने में खत्म हो जा रही है, इसको नीचे नहीं गिरा रही है, और ये इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। समझ आई? पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे m मास के ऑब्जेक्ट को भी स्पीड से चलने के लिए mv²/r के मैग्नीट्यूड का एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अगर r डिस्टेंस एबव किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हो और उसको इतनी स्पीड मेंटेन कराते हो कि गिवन मास और रेडियस के करस्पॉन्डिंग वो इस डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होता है, तो वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि r रेडियस का ऑर्बिटल, r ऑर्बिटल रेडियस पे m सैटेलाइट का मास हो, भी उसका स्पीड हो, ठीक है, तो क्या रिलेशन हो, ठीक है, इसका स्पीड हम कैसे फाइंड करें, रेडियस गिवन हो, है ना, जिसका अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका मास गिवन हो, ये मास गिवन हो, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा टारगेट है कि फाइंड ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड। मैं इसको अब रफ कर दूं, देखो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एफ सी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी एम एम अपॉन आर।
अगर ये इसके बराबर हो जाता है तभी वो ऐसा सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अब इसी का मैं आपको एक डेरिवेशन बताता हूँ, कैसे इसको हम फार्मूला पर ड्राइव करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। मैं रफ कर दूं, यहाँ पे रफ करते हैं और लिखते हैं एक छोटा सा कि डेरिवेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड। डेरिवेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड क्या होनी चाहिए बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, जी समझना ध्यान से, एम मास ऑफ दिस और एम ये मास ऑफ अर्थ बोले जो भी है, यहाँ अर्थ है तो अर्थ जनरल कर रहा हूं तो जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका मास बाय आर स्क्वायर। आर बोले तो अर्थ का रेडियस, नो ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल ऑर्बिटल रेडियस आर ऑर्बिटल का स्क्वायर। ये हो गया, सॉरी ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाय ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ओ आर, और ये है ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, सिर्फ ओ फॉर ऑर्बिटल आप समझ जाना। ठीक है, ये हो गया क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर बाय आर ऑर्बिटल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर ऑर्बिटल का स्क्वायर। ठीक है, ये एम वी स्क्वायर बाय, सॉरी प्लीज, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ से कुछ कुछ चीजें जो कैंसिल होंगी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक का स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट मिलेगा वी ऑर्बिटल स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर। ठीक है, इसी को यहाँ फाइनली लिख दे रहा हूँ कि वी ऑर्बिटल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय, ठीक है, ये आ गया ऑर्बिटल स्पीड। मीन्स अगर प्लैनेट का मास m है, ये सैटेलाइट का मास नहीं है, दिस इज नॉट द मास ऑफ सैटेलाइट, ये प्लैनेट का मास है जिसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। मैं लिख देता हूं इसमें क्या क्या है, जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मास ऑफ सैटेलाइट, सॉरी मास ऑफ प्लैनेट जिसके अबाउट ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा, और आर नॉट यहाँ है ऑर्बिटल रेडियस, भी आपको पता है ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड। आई एम रिपीटिंग, प्लीज लिसन। अगर कोई प्लैनेट का मास m है और उससे r, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, यानी कि r ऑर्बिटल रेडियस में अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो उसे रिवॉल्व करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड।
इतनी स्पीड उसे चाहिए, मीन्स इतना स्पीड से अगर जो आप इसे प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ करके तो ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा लाइक अ सैटेलाइट। ठीक है, कुछ समझ आया? और ये सिर्फ फॉर्मूला अर्थ के लिए नहीं, किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड है। कोई अदर प्लैनेट है जिसका मास आपको गिवन है, ऑर्बिटल रेडियस गिवन है, तो इस गिवन ऑर्बिटल रेडियस में जो रिक्वायर्ड स्पीड होगी सैटेलाइट की, वो इस फार्मूले से फाइंड किया जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालें। ठीक है, और क्या होता है। आइए अब मैं आपको ये भी सिखाता हूं कि कितना टाइम लगेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। अपने ऑर्बिट में ये सैटेलाइट एक साइकिल कंप्लीट करे, उसमें कितना टाइम लगेगा। अब वन साइकिल का मीनिंग आप समझ गए, यहाँ से स्टार्ट किया, ये रिवॉल्व करते हुए फिर से, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो वो कहलाएगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्लियर? तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा रफ करता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। ठीक, इसको रफ करते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ। टाइम पीरियड, आप ही बताओ ना कि टाइम पीरियड कैसे निकालें। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर नॉट, ठीक है, अपॉन ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, वी ऑर्बिटल, राइट? यही निकालेगा ना, वी वी नॉट से, है ना, ये वी नॉट है, वी नॉट से, ये वी नॉट क्या, ओ फॉर ऑर्बिटल लिखा हुआ है ना, तो इस स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट, तो टोटल जो पाथ कवर किया दैट इज 2 पाई आर नॉट, आर ऑर्बिटल, और किस स्पीड से, तो वी नॉट, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसे और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 पाई आर ऑर्बिटल अपॉन वी ऑर्बिटल स्क्वायर रूट ऑफ gm बाय आर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि रिजल्ट ऐसा आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई आर ऑर्बिटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन आर ऑर्बिटल। मैं यहाँ एक स्टेप लिखता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड एक जैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर ऑर्बिटल का स्क्वायर अपॉन जीएम डिवाइड आर ऑर्बिटल। एक लाइन में और लिखूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सॉरी स्क्वायर किए ना, इसका भी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर, तो सोल्व करें क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जीएम।
दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, मैं कहाँ पे लिखूं, इसी को रफ करें थोड़ा, इस पोर्शन में यहाँ से इस वाली चीज को, यानी कि टी स्क्वायर जो हो गया 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इंटू आर ऑर्बिटल का क्यूब, ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ m किसका मास है, आई एम रिपीटिंग, इट इज द मास ऑफ प्लैनेट, मींस अराउंड विच सैटेलाइट रिवॉल्व। 4 pi square, universal constant, these all are the constant। तो कोई और भी सैटेलाइट के लिए अगर जो टाइम पीरियड हमें निकालना हो तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो, यानी जिस प्लैनेट की मैं बात करूंगा उस प्लैनेट का ये मास है। ठीक है, इसको आप एक लाइन में ऐसा ही बोल सकते हैं कि टी स्क्वेयर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ k इज कांस्टेंट r ऑर्बिटल का क्यूब, और इसी को ऐसा भी बोला जा सकता है। अभी पढ़ेंगे केपलर्स, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होते हैं, ओरिजिनल फार्मूला ये है। ठीक है, तो थोड़ा आपको ये भी समझ आया होगा कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी सिखाता हूँ कि हम कैसे इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे आएंगे तो थोड़ा हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। खैर वो बात की बात है, बट कॉन्सेप्ट आप सीखिए कि टाइम पीरियड का हमने फार्मूला कैसे ड्राइव किया। बहुत ही सिंपल वे है कि टोटल जो पाथ कवर किया, किस स्पीड से कवर किया, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया तो इस टर्म में आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम अपॉन जी एम इंटू आर ऑर्बिटल का क्यूब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू नो आपके पास जो फॉर्मूले अवेलेबल हो गए हैं वो क्या क्या हो गया, मैं एक साइड में लिख देता हूँ। पहला तो हो गया कि v ऑर्बिटल क्या होगा, तो आपको बस रिजल्ट आ गया है gm बाय r ऑर्बिटल। ठीक है, फिर मैं पूछूं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो फॉर्मूला आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय gm इंटू r ऑर्बिटल का क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट r ऑर्बिटल का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल फार्मूले हैं। ठीक है ना, अब मैं एक छोटा सा और न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके बताता हूँ, इसको रफ कर दें। देखो ये काफी सारी चीजें होंगी, आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कब कौन सा लिखना है। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार इन सबको रफ कर देता हूँ अब, और नए सिरे से इस बोर्ड पे मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। है ना, हमने दो फार्मूले बेसिकली अभी तक सीखे, मैं रफ कर रहा हूँ। आप बिल्कुल जिस वे में मैंने इस पे कॉपी के लिखे हैं आप भी अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं उसमें आप अपने तरीका से इसको अरेंज करें। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। चलो, एक प्लेनेट है, इसके अराउंड एक ऑर्बिटल रेडियस है r0,
इसमें एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और जो दूसरा ऑर्बिटल रेडियस है इट इज ऑफ 3r0 इसमें एक अलग से ये हो गया सैटेलाइट 1 and this is satellite 2. It is R1 and it is R2. Clear? Okay. Mass भी लिख देता हूँ कुछ. M1 इसका mass है and it is of M2. You have to find out what if time period of this first is T1. मैं लिखता हूँ 3R. तो आप बताइए कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा. इस सैटेलाइट को जो m मास का प्लैनेट है उसका राउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका ऑर्बिटल रेडियस है r1 r0 के बराबर और उसे एक साइकिल कंप्लीट करने में 3r लगते हैं. तो आप बताओ मुझे कि जो इससे 3 टाइम्स ज्यादा ऑर्बिटल रेडियस में होगा उसे एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. तो देखो आप फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो. एक ही सैटेलाइट का एक ही प्लैनेट का 2 सैटेलाइट हैं. तो मैं अगर T1 लिखूं, T1 क्या लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर बाय GM और R1 का क्यूब है राइट. दूसरे के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखूं तो T2 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर GM और R2 का क्यूब. अब देखो ये जो टर्म है 4 पाई स्क्वायर GM 4 पाई स्क्वायर GM ये दोनों में सेम ही होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं. G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और M मास है. किसका मास है? तो प्लैनेट का मास है. तो ये दोनों सैटेलाइट के लिए जब टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो ये जो टर्म आ रहा है इतना ये सेम ही रहने वाला है. क्या करें, मैं इसको ऐसा लिखूं T1 बाय या स्क्वायर है ना प्लीज मुझे माफ करना, T1 बाय T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाय R2 होल क्यूब. ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना. अब T1 इसको रिवर्स करो क्योंकि आपको T2 निकालना था, तो ऐसा लिख दो T2 बाय T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 बाय R1 का क्यूब. ऐसा लिख सकते हैं. दूसरी लाइन में T2 बाय T1 इज इक्वल R2 बाय R1 3 बाय 2 है ना. 2 इधर आ गया. अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आएगा आंसर होगा. R2 कितना है 3R0 बाय R0 3 बाय 2. अब ये आपको सोल्व करना है कि कैसे सोल्व करें. ठीक है, तो इसे आप सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर. एक लाइन और मैं कर देता हूं जो कि जो T2 होगा वो T1 इंटू 3 का क्यूब पावर हाफ. यानी बोले तो T1 कितना था 3R है ना. तो 3 इंटू 3 हो गया और अंदर में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27. अब आप इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा ये इसके लिए टाइम आ जाएगा. ठीक है, 3 रूट 3 हो जाएगा. ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर लेंगे. तो एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, रब किया जाए इसे.
बोलो, चलो रफ करते हैं। हमने सैटेलाइट का टाइम पीरियड, सैटेलाइट की स्पीड, अब और कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें सीखते हैं इसके बारे में। ये एम मास का कोई प्लैनेट है और उसके अराउंड आर ऑर्बिटल रेडियस में एक सैटेलाइट स्मॉल है। ये प्लैनेट हो गया ना, प्लैनेट। ओके, अब मैं आपसे ये जानूंगा और हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं कि इसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर मैं बात करूं कि इस सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या लिखना चाहिए हमें? तो आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। U is equal to minus G M M by R. This is the potential energy of satellite. Clear? अब मैं अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? हाँ है। v ऑर्बिटल स्पीड से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, so it having kinetic energy also. So what is the kinetic energy in this time? तो आपका आंसर होगा, देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, पुट कीजिए, हाफ एम वी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? जी एम बाय आर। बोले तो काइनेटिक एनर्जी आ गया जी एम एम बाय 2 आर। इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या हो गए? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। चलो, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता हो गया, काइनेटिक एनर्जी पता हो गया। अब मैं बोलूं, अब इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? तो इसके पास एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हो गया टोटल, टी फॉर टोटल, ई फॉर एनर्जी, टोटल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं पूरा लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सो potential energy, what is potential energy here? We have to write like minus G M M by R orbital plus G M M by 2R orbital। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2R ऑर्बिटल। मीन्स टोटल एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा T is equal to minus G M M by 2R ऑर्बिटल। दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? चलिए साइड में लेता हूँ। मीन्स पूछा जाए हम लोगों से कि इस टाइम पे टोटल एनर्जी क्या होगा सैटेलाइट का, तो आंसर है माइनस जी एम एम बाय
to r orbital. It is the total energy of satellite revolving in r orbital radius. देखिए क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। फिर हम लोगों ने थोड़ा इसके एनर्जी पे फोकस किया कि इसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर ऑर्बिटल, काइनेटिक एनर्जी जी एम एम बाई 2 आर ऑर्बिटल, टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई 2 आर ऑर्बिटल। ठीक है, तो मैं लिखूं यहाँ पे जो हमने अभी अभी फाइंड किए कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज माइनस जी एम एम बाय आर ऑर्बिटल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो इट बिकम जी एम एम बाय 2 आर ऑर्बिटल। टोटल एनर्जी तो इनका सम है और सम करेंगे तो माइनस जी एम एम बाय 2 आर ऑर्बिटल। इतनी चीजें हमने और अभी सीख ली है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करोगे आप। पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसको यूज से भी लिखते हैं। क्लियर। चलिए, तो आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और कैसे ये फॉर्मूला आया है इसे भी आप सीख चुके हैं। क्लियर। अब एक और टर्म है, मैं चाहूंगा कि वो भी आप सीखें, और वो टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। है ना, क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो सीखिए, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि किसी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे भेजने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, या ऐसा बोले एनर्जी रिक्वायर्ड to send a satellite from its orbit to infinite, या और बोले तो to shift a satellite from its orbit to infinite, अपने ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक शिफ्ट करने में जितना हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, मींस अभी वो आर नॉट ऑर्बिटल रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, बट हम लोग चाहते हैं कि इसे इनफाइनाइट पे शिफ्ट कर दें। जरूरत पड़ती है जब ये मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम लोग इसके ऑर्बिट से हटा देते हैं, इनफाइनाइट पे भेज देते हैं। तो उसके लिए हमें वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी इसको देनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। जो इसकी अभी बाइंडिंग एनर्जी है उतनी एनर्जी हम दे देंगे तो ये अपने ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ठीक है, जहां भी ये रिवॉल्व कर रहा है वहां से कहां चला जाएगा? बहुत दूर चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। आइए सीखते हैं उसे भी। मैं इस साइड को रफ करता हूँ, आप चाहो तो इसका फोटो ले लो अभी। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से सीखना इस चीज को। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अभी ये ऑर्बिटल पे है, और कहाँ भेजना है इसे? इसे हमें भेजना है इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब ये इनफाइनाइट पे जाएगा तो उस केस में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो देखो बहुत ही आसान सा है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एनर्जी
मैं पहले लिख दूंगा बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। और हमने क्या सिखाया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट अ सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इनफाइनाइट। तो देखो बाइंडिंग, बी फॉर बाइंडिंग, ए फॉर एनर्जी, ये होगा कि फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इनफाइनाइट माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी यही होगा, टोटल एनर्जी जब इनफाइनाइट पे भेजेंगे तो इनफाइनाइट पे और माइनस इनिशियल। तो देखो इनफाइनाइट पे आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी एम एम बाय 2 इंटू आर इनफाइनाइट। तो मैं लिख देता हूँ माइनस जी एम एम बाय 2 इंटू इन्फिनिटी, ये तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस इनिशियल एनर्जी आर नॉट ऑर्बिटल रेडियस में है तो माइनस जी एम एम बाय 2 आर नॉट। अब सॉल्व कर लो, मीन्स बाइंडिंग एनर्जी आ गया जी एम एम बाय 2 आर नॉट। अगर आप सैटेलाइट को इतनी एनर्जी देते हैं तो वो अपने ऑर्बिट से निकल के इनफाइनाइट पे चला जाएगा। मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सैटेलाइट को हमें इसके ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे शिफ्ट करना है देन देयर इज ए नीड ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी gmm by 2r, जहां पे g इनवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मास ऑफ सैटेलाइट कैपिटल M, मास ऑफ प्लैनेट r नॉट ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। तो अगर आप कुछ रिलेट करना चाहें, जैसे बाइंडिंग एनर्जी आ गया, अब टोटल एनर्जी, देखो ना फार्मूले कुछ एक जैसे लग रहे हैं, जीएम बाय आर नॉट, किसी में नीचे 2 है, किसी में नेगेटिव है, किसी में पॉजिटिव है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी से अगर मैं कंपेयर करना चाहूं, क्या क्या लिखूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, बताओ टोटल एनर्जी कितना ही है, मैं लिख देता हूं एक बार जी एम एम बाय 2 आर। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं टोटल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बात करूं तो क्या अलग है, तो इसमें 2 है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब इसी को टोटल एनर्जी को ही, चलो इसी में पहले लाइन और बना देता हूं, फिर से कंपेयर करो यहाँ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करूं तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी में क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, यानी क्या लिख दूं, बताओ, देखो ना, अगर मैं टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना, चलो दूसरे में लिख देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या ही होगा, नेगेटिव ऑफ व्हाट, टोटल एनर्जी। ऐसे ही बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। ये रिलेट करने की बात है और कुछ ही नहीं, कि टोटल एनर्जी आपको गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसमें नेगेटिव लगा दो, है ना। और टोटल एनर्जी आपको गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, तो देखा जाए तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ
है ना। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, हाँ टोटल एनर्जी का दोगुना, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये ऑब्जेक्टिव में कभी आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सारे फार्मूले एक जैसे लग रहे थे इसी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी हो गया, ये बाइंडिंग एनर्जी। और बताया मैंने आपको ये टर्म कैसे आए हैं, ये भी आपको वो सिखाया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि कैसे आप ये सारी चीजों को फाइंड कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सैटेलाइट के बारे में, आप थोड़ा पढ़ के रखना, और डिस्कस करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो जहां से भी हो एक बार आप पढ़ के रखिएगा, जो भी आप पढ़ सकते हैं बुक से कि ये चीजें क्या होती है, ठीक है। आइए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ और एक होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन है, a satellite is being shifted from its orbit to infinite if mass of satellite m, mass of planet capital M, orbital radius r, then binding energy, then energy required में पूछा। तो एनर्जी कितनी होगी इसे शिफ्ट करने के लिए, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, देख लो। A satellite is being shifted from its orbit to infinite if mass of satellite m, mass of planet m, कैपिटल M है, ऑर्बिटल रेडियस r0 है, then energy required, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसे अपने ऑर्बिट से इनफिनाइट पे शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताएं। और एक और छोटा सा क्वेश्चन इसी में, सेकंड क्वेश्चन है कि इनिशियली, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, इनिशियली वो r0 ऑर्बिटल रेडियस में है और इसे r जो फाइनल है वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल ऑर्बिटल रेडियस। तो बताइए इस केस में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि ये सारे मास और ऑर्बिटल रेडियस ये यूज करना है, ठीक है। तो इस केस में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट वो इनिशियल ऑर्बिट r0 से टू r0 वाले में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो बताइए कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आप
मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m, कैपिटल m इज द मास ऑफ प्लैनेट और ऑर्बिटल रेडियस r0, इसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने में और फाइंड करेंगे कि हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए बस इतना सा आपका होमवर्क है। तो आई होप आप लोग इसे कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू।